अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। आज हम 12th क्लास की मैथ के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम फंक्शन की जो सीरीज़ हम करते आ रहे हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखने जा रहे हैं। हमारे पास इसके बाद हाइपरबोलिक रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक को देख रहे हैं हम आज के लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है हम इसको देखेंगे और हम ख़ास तौर पे चूँकि हम फंक्शन में डोमेन और रेंज का तज़किरा करते आ रहे हैं, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है और नंबर 2 हम इसके ऊपर ये चीज़ देखना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको फर्स्ट ईयर की जो बुक थी उसके अंदर जो यूनिट नंबर 11 था वहाँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो आपकी बुक ने इसको जस्ट लिख दिया है कि साइन एक्स का ये फंक्शन है तो इसकी ये डोमेन है, ये रेंज है। कोस एक्स की डोमेन रेंज लिख दी। इसी तरह जो बाकी फंक्शंस हैं जिसमें कोसेकेंट एक्स आएगा, सीकेंट एक्स आएगा, टेन कॉट आएगा, इन तमाम की डोमेन रेंज बताई गई है। आपकी बुक ने ये अंडरस्टूड कर लिया है कि चूँकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था लिहाजा अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी डोमेन रेंज कैसे आई। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चूँकि आप फर्स्ट ईयर में नए नए आए थे और ट्रिग्नोमेट्री में वो ढेर सारा एक वो आप कह लें कि पैकेज था वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने सारा वहाँ अंडरस्टैंड किया हुआ है और वहाँ ख़ास तौर पे ग्राफ अक्सर रह जाते हैं बच्चों के। तो इसलिए मैं आपको ना वो रिवीजन करवाने जा रहा हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए और आपका जो मौजूदा टॉपिक है कि डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आपको वो भी क्लियर हो जाए और आइंदा के लिए आपको इनके ग्राफ अब याद भी हो जाए। अगर पहले नहीं भी याद तो अब आपने ग्राफ याद कर लेने और हम ग्राफ से ही इनकी डोमेन रेंज मालूम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं y = sin x। देखें इसको f(x) = sin x भी कह सकते हैं, फंक्शन है। हमने वहाँ पे कहा था कि आइलर ने इसको f(x) का नाम दिया था, तो y भी कह लें या f(x) कह लें, एक ही बात है। तो आपके सामने मैंने ना sin x का ग्राफ बनाया, शायद आप फेमिलियर होंगे इसके साथ कि y = sin x का ग्राफ है ना वो इस तरह बनता है। अब आप देखेंगे कि ये इस तरह कैसे बनता है, बस मैं थोड़ी सी ये वजाहत करते हुए आगे चलता हूँ। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ पॉइंट। ग्राफ बनाने के लिए यही काम होता है ना कि उस फंक्शन में x की जगह वैल्यू पुट की जाती है और बदले में जो जवाब आता है वो y वाले पॉइंट पे शो कर दिया जाता है। देखें हम एंगल पुट करेंगे, काउंटिंग हमारी चल रही होती है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास एंगल भी तो पाई की शक्ल में होता है ना, अगर 30 है तो π/6 कह लें और क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि π/6 होगा एक्चुअली वो 180/6, तो वो बनता है 30। इसी तरह हर वैल्यू को पाई की शक्ल में लिखा जा सकता है। जिस तरह हमारे पास आपको पता है जो π/2 होता है वो 90 के इक्वल होता है, यानी हम 90 को अमूमन शो करते हैं π/2 से। तो दैट्स वाई इधर काउंटिंग लिखने के बजाय मैंने पाई की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि काउंटिंग ही उसको शो कर रही है। पाई 3.14 होता है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3.14 बन गया, आप यूँ समझिए। और वो 3.14 एंगल में एक्चुअली 180 के बराबर है, या π/6 है तो उससे भी कम है, वो 30 है, π/2 है तो 90। लिहाजा एक्स एक्सिस के ऊपर पाई की शक्ल में और हमारे पास जो y एक्सिस है वो मैंने उस तरह काउंटिंग लिख दिया जिस तरह उसकी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हम x की कोई भी वैल्यू अगर साइन वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। नुक्ता सिर्फ एक आपको बताना है, फिर ग्राफ आगे याद रहता है, क्योंकि साइन का ग्राफ हो या y = cos x का ग्राफ हो, दोनों का ग्राफ सेम चलता है। सिर्फ एक वजह से ये ग्राफ आगे पीछे होता है और वो बात यह है कि जब साइन में आप ये देखें कि आप अगर साइन वाले इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करते हैं, देखें साइन 0, तो साइन 0 पे जवाब क्या मिलता है? साइन 0 आपको पता होगा कि साइन 0 0 होता है, क्योंकि साइन y वाली लाइन के ऊपर तो 1 देता है लेकिन x वाली लाइन पे 0 और 180 के ऊपर साइन 0 आंसर देता है। साइन 0 0 होता है। इसका मतलब जब मैंने x 0 पुट किया तो साइन वाले फंक्शन ने मुझे जवाब भी 0 ही दिया। यानी यहाँ से एक बात तय हो गई कि x 0 था तो साइन x का जवाब भी 0 था। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये बात तय हुई कि इसका ग्राफ सेंटर से ही गुजरेगा। लेकिन आपको यहीं पे बताता जाऊँ, मैं कॉज और साइन को इकट्ठा लेकर चलता हूँ। लेकिन जब मैं कॉज x में 0 पुट करता हूँ, आप ये देखिएगा कॉज ऑफ 0, आपको पता है कॉज 0 का जवाब 1 होता है, क्योंकि कॉज तो 1 देता है। लिहाजा कॉज में जब x 0 पुट होता है तो ये जवाब 1 दे देता है।
पता ये चला कि कॉज का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन का ग्राफ सेंटर से स्टार्ट होता है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब मैं आगे चलकर π/2 पे पहुँचा 90 पे, अब साइन 91 देता है, इसलिए मैंने ये देखें पॉइंट 1 पे पहुँचाया। ग्राफ यहाँ से चलता चलता 1 पे पहुँचा साइन 91। लेकिन यूँ ही मैं 90 से आगे चलूँगा साइन पाई, तो साइन 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है। इसका मतलब 1 से ग्राफ नीचे होकर फिर 0 पे आ गया। अच्छा, मैं पाई से जब आगे चलता हूँ, इससे आगे हम चले जाते हैं साइन 3π/2 यानी 270 पे। ये 90 है, 180 है, ये 270 है। अच्छा, आपको पता है साइन 270 पे -1 जवाब होता है। इसका मतलब ये फंक्शन अब मेरा नीचे पहुंच चुका है। फिर जब मैं 2π पुट करता हूँ, 2π मतलब 0 हो गया, क्योंकि 2π 360 होता है, तो 1 अगेन ये 0 हो गया। पता ये चला कि साइन का जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट होके 1 पे पहुँचता है, 1 से नीचे आता है, फिर 0 पे आ जाता है, फिर -1 पे आता है, और -1 पे फिर 0 पे आ जाता है। और फिर हमने वहाँ पे भी देखा था, और अगर आप यहाँ से आगे वैल्यूज़ पुट करें, या इधर आप -π/2 पुट करते चले जाएं, या इधर भी वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि यही वाला ग्राफ ऐसे रिपीट होता रहता है। यानी इसी तरह, यानी जवाब क्या करता है, जवाब 1 पे पहुँचता है, वापस आता हुआ 0 पे आता है, फिर -1, फिर वापस 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1। यानी जवाब 1 और -1 के दरमियान रोटेट करता रहता है। कभी भी आप साइन x में यहाँ x की जगह कोई, मैं कहता हूँ मिलियंस में वैल्यू पुट कर देना, आंसर हमेशा 1 और -1 के दरमियान आता है। और 1 भी आता है, क्योंकि साइन 90 पे 1 आता है। यहाँ से दो बातें क्लियर होती हैं साइन x के ग्राफ की, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात ये क्लियर होती है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 1 और -1 तक है। यानी कि ये वाला फंक्शन हाँ 1 भी देता है, क्योंकि 90 पे 1, और 270 पे -1 भी देता है। 1 और -1 भी आते हैं, और इसके दरमियान वाले सारे नंबर हैं। लेकिन कभी भी -1 से ऊपर वाले जवाब में नहीं आते, -1 से नीचे वाले नहीं आते। इसका मतलब जो ये वाला फंक्शन है मेरा, इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर -1 तक है। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो तब भी गलत नहीं होगा। माइनस से शुरू कर लेते हैं, -1 से लेकर 1 तक, और इसको मैं लिख रहा हूँ एक इंटरवल की शक्ल में। और इंटरवल की शक्ल में लिख लें तब ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि -1 इज़ लेस आर इक्वल टू x एंड x इज़ लेस आर इक्वल टू 1। यानी कि इस तरह भी जवाब लिखा जा सकता है कि देखें जवाब तो मेरा 1 और -1 के दरमियान चल रहा है ना, तो मैंने कहा -1 से 1 तक, लेकिन ये नीचे इक्वल भी लगाया है, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। ये बात आपने इस तरह अंडरस्टूड करनी है। इंटरवल में भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। बहरहाल आगे चलते हैं। इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन तो मैंने कहा आप कुछ भी पुट करें। साइन कभी ऐसा नहीं करता कि आप साइन में कुछ पुट करें और जवाब ना दे। साइन हर नंबर पे जवाब देता है। आप कोई भी डिग्री की वैल्यू पुट करते जाएं, साइन जवाब देता है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पुट करें जवाब ना है, जवाब आता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, हम कहेंगे कि -∞ इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन +∞। अब मैंने इक्वल नहीं लगाया, क्योंकि -∞ पे हम ओपन लगाते थे, क्योंकि ये नंबर तो हमारे पास नहीं ना होता, इसलिए अब आपने इक्वल नहीं लगाना है। यानी इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकता है, और हम इस तरह भी लिखते थे। आपको याद है ना कि -∞ +∞ ओपन लगा दें। ऐसे लिखूँ या इस तरह लिखूँ, एक ही बात है। डोमेन पूरी मेरी ये लाइन है, रेंज मेरा सिर्फ 1 और -1 है। यानी 1 -1 नहीं, इनके दरमियान वाले भी सारे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल जवाब आता है। यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। और ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हुआ, मुसलसल जवाब देता जा रहा है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, याद रखना। और आपने वहाँ पढ़ा था पीरियाडिक, इसका पीरियड पढ़ा था। साइन का पीरियड 2π होता है, क्योंकि जहाँ से ये चलता है ना, यहाँ से चला था और ये घूमकर 2π पे फिर वहीं पहुँच जाता है। जैसे यहाँ ऊपर चला था, 2π के बाद ये फिर ऊपर चलता है। इसका मतलब 2π के बाद ये दोबारा अपना ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देता है। ये देखें 2π के बाद फिर 4π में, 2π के गैप के बाद ये फिर रिपीट हो जाता है। इसलिए इस फंक्शन को ये भी याद रखिएगा, ये पीरियाडिक है। बल्कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक तमाम फंक्शन पीरियाडिक हैं,
सारे ही अपना ग्राफ रिपीट करते हैं, इसलिए इनको पीरियाडिक कहा जाता है। खैर मेरा मकसद था आपको ग्राफ बताना, आपको याद रहना चाहिए ये साइन का ग्राफ है, रेंज साइन की 1 और -1 के दरमियान में है, और डोमेन इसकी होल रियल लाइन है, मुकम्मल होती है, कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन और काज का सिर्फ फ़र्क ये है कि साइन का फंक्शन 0 पे 0 देता था, काज का फंक्शन 0 पे 1 देता है। इसका मतलब काज का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन काज के फंक्शन में जब हम 90 पे पहुँचते हैं तो काज 90 पे 0 कर देता है, इसलिए ये वहाँ से फंक्शन नीचे आता है। 90 के बाद जब हम आगे चलते हैं, काज पाई पे हमें -1 देता है। देखें 0 पे 1 देता है, पाई पे -1 देता है। काज 180 आप जब भी पुट करेंगे ना कैलकुलेटर पे करके देख लें तो आंसर आता है -1। 0 पे 1 दिया था, 90 पे 0 हो गया, लेकिन पाई पे -1 हो गया। इसका मतलब ये भी 1 से -1 तक चलता है। इसके बाद आप आगे चलें 270 पे फिर 0 हो गया, 3π/2 पे, 2π पे फिर इसने हमारे पास आंसर, क्योंकि 2π 0 के इक्वल है, फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये भी अपना ग्राफ रिपीट करता है, और इसका जवाब भी हमेशा 1 से लेकर -1 तक रहता है। लिहाजा इसकी डोमेन भी वही है, -1 से लेकर 1 तक। याद रखना, सॉरी इसकी रेंज है ये। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये इधर मैं लिख तो बैठा हूँ, ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं रेंज बना देता हूँ। ये रेंज है इसकी, और इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन पूरी रियल लाइन है। डोमेन के बारे में कहता हूँ कि होल रियल लाइन है। अब मैं सिर्फ रियल लाइन लिख रहा हूँ, बस होल सेट ऑफ रियल नंबर, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। आपको समझ आ गया ये, यानी डोमेन जो साइन और काज का फंक्शन है, बस एक बात याद रखना, सिर्फ यही कि मैं यहाँ बना दूँ दोबारा से। अगर इस तरह आपके पास हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास हो, कार्टेशियन प्लेन है, साइन का ग्राफ बनाना हो तो हमेशा सेंटर से इस तरह बनाया करें, इस तरह चला करें। और अगर आपने यहीं पे काज का ग्राफ बनाना हो तो काज क्योंकि 0 पे 1 देता है, तो काज का ग्राफ यहाँ से शुरू किया करें, ऊपर से ऐसे आया करें, इस तरह ऐसे घूमा करें काज का ग्राफ। बाकी सेम चलना है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि काज का ग्राफ सेंटर से नहीं गुजरता, ऊपर से गुजरता है। साइन का ग्राफ सेंटर से गुजरता है। आगे चलकर इसका इस्तेमाल होना इवन ऑड फंक्शन में। आगे चलते हैं। अगर आपको ये 2 ग्राफ क्लियर हो गए हैं तो अब बातें हैं y = tan(x), तीसरा फंक्शन। tan का ग्राफ बनाते हैं। अब आपको समझ तो फिर आती जा रही है कि डोमेन और रेंज कैसे निकलती है। इशू तो tan में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जब हमने रैशनल फंक्शन का जिक्र किया था तो वहाँ बटे में रकमें आई थी। तो जब भी बटे में रकम आती है प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फिर नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अब tan का फंक्शन ये है कि ये साइन बटा कॉज होता है। इसका मतलब नीचे जब भी 0 बना आपके पास जवाब नहीं आने वाला। अब आप ये देखें कि काज 0 कब बनाता है। हम कहते हैं कि हम कॉज के फंक्शन में जब भी कॉज के अंदर हम पुट करते हैं 90, काज 90 0 होता है। इसी 90 के बाद 270 यहाँ पे 0 होता है। आप यहाँ से आगे चलते जाएं, इसको हम कहते हैं, इस तरह हम लिखा करते हैं, हम कहते हैं 90 को कहते हैं ना π/2। आप π/2 कहें, 3π/2 कहें, 5π/2 कहें, ये वो नंबर हैं जिन पे काज 0 जवाब देता है, क्योंकि पाई पे तो इसने आंसर देना है। π/2 90। अगर मैं कहूँ ना 2π/2 तो देखें 2π/2 हो जाता है, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, वो पाई बच जाता है। इसलिए मैंने वो इवन वाला नहीं लिखा, वो पाई बच जाता है। पाई पे उसने जवाब अपना दे देना -1, इसलिए मैंने ऑड वाला लिखा है। ऑड वाला कैंसिल नहीं होता, तो ये ऑड वाला 90 ही होता है, क्योंकि π/2 90 है ना, 9 3 27 270, π/2 90 है, 9 5 45 450। इसका मतलब 90 पे, 270 पे, फिर आगे हम कहते हैं कि 450 पे, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जिन पे काज आंसर 0 देता है। और अगर काज ने इन नंबरों पे 0 दिया तो फिर क्या होगा, फिर नीचे काज ने अगर 0 दिया, नीचे 0 लगा, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब हमारे tan की डोमेन में बाकी तमाम नंबर तो आएंगे, लेकिन जिन पे ये नीचे 0 बन रहा है वो नहीं आएंगे। हमें पता चल गया नीचे कॉज है, काज 90 यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पे काज 0 दे रहा है। कैलकुलेटर चला के देख लें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप निकाल के देखें, काज π/2 करें यानी 180/2,
तो आप देखेंगे 0 जवाब आएगा। तो जब जब नीचे 0 आएगा तब तक हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और हम कहेंगे कि जब जब 0 आएगा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब x की जगह हम, इसका मतलब फिर ये हुआ कि x की जगह हम कभी भी π/2 पुट नहीं कर सकते। अगर π/2 पुट किया तो फिर मसला है। हम 3π/2 नहीं पुट कर सकते, हम 5π/2 नहीं पुट कर सकते, एंड सो ऑन। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि इन पे हमारे फंक्शन का जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाले नंबर मेरे फंक्शन की डोमेन में नहीं है। मैंने यहाँ लिखा π/2 पे मैंने ओपन लगाया है, ओपन वाल, 3π/2 पे भी ओपन वाल है, 5π/2 पे भी ओपन वाल है। इसका मतलब बीच वाले नंबर मेरे जवाब में शामिल है। तो अब मैं फिर इसकी डोमेन अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँ? एक तरीका तो ये है कि मैं इधर से शुरू करूँ। मसलन मैं चलता चलता आ रहा हूँ तो यूनियन बनाता हूँ। पहले मैं -∞ से, फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच चुका हूँ तो -∞, 3π/2 और इस पे ओपन लगाऊँ, फिर यूनियन लगाऊँ, फिर 3π/2 से π/2 इन दोनों पे ओपन लगाऊँ, क्योंकि ये निकालने आना तो ओपन ही लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह चलता चलता ये तो फिर बहुत लंबा मसला हो जाएगा। इसका फिर एक आसान तरीका है डोमेन लिखने का, वो ये है कि मैं उसे ये कह देता हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर में तमाम रियल नंबर आएंगे, लेकिन इसमें से निकाल देने हैं वो नंबर जो π/2 की शक्ल के हैं, लेकिन इसमें से तफरीक कर देने हैं कौन से x जो π/2 वाले हैं, और π/2 वाले भी कौन से जो ताक हैं। देखें 1 3 5 ताक को आपको पता है रियाजी में इस तरह लिखा जाता है। अब मैं इस साइड पर, वैसे लिखना इस साइड पर जाइए, मैं इधर लिख देता हूँ 2n+1। 2n+ आपको पता है ऑड फंक्शन का होता है फार्मूला। तो क्योंकि इसमें n की जगह कुछ भी पुट करें, 1 पुट करूँ 2 2 4 और 1 5, 2 पुट करता हूँ 2 2 4, 1 किया तो 2 1 2 और 1 3, 2 पुट किया 2 2 4 +1 5 हो गया, 3 पुट करता हूँ 2 3 6 +1 7 हो गया। यानी इससे हमेशा ऑड ही मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा रियल नंबर डोमेन में है, लेकिन इसमें ये वाले नंबर नहीं है। कौन से? जब x इन के बराबर होगा, जब x 2n+1 π/2 के इक्वल होगा। यानी जब भी ये वाला कोई आएगा π/2, 3π/2, 5π/2, तो वहाँ पे आंसर नहीं आता, वो मैंने डोमेन में से तफरीक कर दी है, निकाल दी है। इस तरह फिर इसकी डोमेन लिखी जाती है। तो अक्सर 10 के फंक्शन में आगे लिख दिया जाता है, वो सिंपल लिख देता है x इज़ नॉट इक्वल टू, कि ये नहीं आपने पुट करना। यहाँ मैं कह रहा हूँ r में से ये निकाल दें, ये भी वही मतलब है कि x r में से ये निकाल दें। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, कि इसकी रेंज किधर जाएगी। देखें जो ये फंक्शन है ना, अगर मैं इसकी रेंज का तज़किरा करना चाहूँ तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ से पता चलेगा। हमें पता चल चुका कि cos 0 पे क्या जवाब देता है। हमें पता cos 0 पे 1 देता है और sin 0 पे 0 देता है। तो क्योंकि tan मेरा होता है sin बटा cos, यानी sin 0 बटा cos 0, sin 0 0, cos 0 1, जवाब 0 आया। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि जब 0 पुट होता है ना तो जवाब भी 0 आता है, 0/1 0 होता है। यहीं पे फंक्शन है। थोड़ा आगे चलते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि जब मैं नीचे 90 पुट करूँगा तो उस वक्त इन्फिनिटी होता है। अब सिर्फ एक बात जाननी है कि क्या 90 पे 2 इन्फिनिटी होते हैं, या तो ऊपर वाला इन्फिनिटी या नीचे वाला इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी है, बस ये देखना है। cos 90 पे हमें पता है इन्फिनिटी बनना है। यहाँ से सिर्फ इस तरह चेक करना पड़ेगा आपको कि 90 से आगे बढ़ के देखें और 90 से पीछे हट के देखें, आपको पता चलेगा कौन सा इन्फिनिटी किधर है। कि अगर मैं पीछे हूँ तो कौन सा इन्फिनिटी है और यहाँ से आगे हूँ तो कौन सा इन्फिनिटी है। कैसे पता चलेगा? देखें, जब तो है cos ऑफ 90 पे तो इन्फिनिटी हो गया। 90 में से थोड़ा सा पीछे देखूँ, समथिंग तफरीक कर देता हूँ। कुछ तफरीक करूँगा ना 90 में से, तो थोड़ा सा पीछे हट जाऊँगा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हटूँगा, आप समझिए कि है 90, बस मैंने 0.0001 थोड़ा सा पीछे तफरीक कर दिया है, तो वो 90 से तो कम हो जाएगा ना। 90 - थीटा आपको पता है कि क्वाड्रेंट्स के मुताबिक 90 में से कोई तफरीक हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले क्वाड्रेंट में जवाब कॉज का पॉजिटिव है और साइन का भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जमा बटा जमा इन्फिनिटी तो आएगा, लेकिन जमा की इन्फिनिटी आएगी। यानी हम पीछे हैं तो पॉजिटिव की इन्फिनिटी। यानी फिर एक बात तो तय हो गई ना
कि जो ग्राफ है वो यहाँ से बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है, इस तरह ये ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और यहाँ से आगे बढ़ूँगा, मैं इधर से पीछे भी आके दिखा देता हूँ, चलें यहाँ से अगला पॉइंट भी देखने चले। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ा, मैंने अगर नीचे वाले को 90 प्लस थीटा किया, यानी थोड़ा सा भी मैं 90 से आगे बढ़ा तो क्या होगा, मैं यूँ ही थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में कॉज माइनस होता है, तो नीचे वाली रकम माइनस हो गई ना, ऊपर वाली साइन की तो पॉजिटिव रहनी है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव बटा नेगेटिव, नेगेटिव जवाब। इसका मतलब जो ही आगे बढ़ूँगा ग्राफ कहीं नीचे से शुरू होना है, यहाँ कहीं से शुरू होगा ग्राफ नीचे से, और ग्राफ चलता चलता पाई पे जाके 0 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि कॉस पाई फिर 0 होता है। क्लियर हुआ, कॉस 0 आपके पास 1 है, और हाँ कॉस पाई -1 होता है ना, और फिर ऊपर से साइन पाई 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जाके मिलेगा। अच्छा थोड़ा सा इधर आते हैं, वापस आए, यहाँ पे आए ना, जब 0 पे 0 दिया था, आगे बढ़े तो उसने उधर किया, और अब यहाँ से पता चल गया, हमें एक बात क्लैरिटी हो गई कि हम आगे बढ़े हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ गए, और अगर यहाँ से मैं पीछे हटूँ माइनस की तरफ, देखिए मैं माइनस वाली रकम लगाऊँ, जो ही मैं कॉज में माइनस वाली रकम लगाऊंगा, अब देखता हूँ कि 0 पे रख के किधर जाता है, तो आपको पता है माइनस वाली रकम लगाऊंगा, काज तो माइनस वाली रकम को ख़त्म कर देगा, वो तो काज ही रखेगा, जब आप पॉजिटिव रखेगा। लेकिन साइन में जब माइनस वाली रकम पुट करूंगा, क्योंकि टेन मेरा आपको पता है साइन बटा काज है, साइन ऑफ माइनस की रकम कॉज ऑफ माइनस की रकम, क्या होना है, कॉज तो मनफी गायब कर देगा, लेकिन साइन मनफी को पीछे निकालेगा। आपको पता है साइन के अंदर मनफी पुट करे वो माइनस वापस आ जाता है। इसका मतलब जवाब अब मनफी में आने लगा है। और ये ग्राफ इसका, बस अब आखिरी बात कर दूं, ये ग्राफ यहाँ से चलता चलता ना इस ग्राफ की तरह ये बिल्कुल इधर यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और ये ग्राफ जब फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, अब कोई भी ग्राफ आगे बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और पीछे हटेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से देखा, इधर या उधर, पता ये चला कि जो tan का ग्राफ है π/2 पे ब्रेक हो जाता था। हाँ, π/2 पे ब्रेक हुआ, लेकिन π/2 से पीछे देखें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से चलता हुआ 0 पे आता है, 0 से चलता हुआ आगे चला जाता है, और इसी तरह ये चलता रहता है। यहाँ से भी ऐसे आएगा, यहाँ से चलता हुआ इधर और ऐसे नीचे गया। ये हमेशा आपने tan का ग्राफ देखा होगा, इसी तरह होता है, ऐसे चलता हुआ आया, ऐसे चला गया। ये ग्राफ सिर्फ यहाँ पे ब्रेक हो रहा होता है π/2 ऑड मल्टीपल के ऊपर। लेकिन मज़ेदार जो हम देखना चाह रहे हैं, हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि रेंज क्या है। देखें y पूरा नहीं कवर हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी से चलता 0 क्रॉस करता हुआ वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला गया। इसका मतलब y तो इसने पूरा कवर कर लिया। दैट्स मीन्स कि जो tan x की रेंज है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी ऐसे कह सकते हैं आप -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर हो गई। अब बात करते हैं हम, क्या ये कॉन्टिन्यूस था? हाँ, यहाँ देख लें, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखें ये फंक्शन वहाँ से चला था ना, यहाँ से ऐसे चलता चलता वहाँ पहुँचा, ब्रेक हो गया, फिर नीचे से चला। अगर तो यहीं से ऐसे घूम कर कहीं आगे पीछे जाता ना तो मैं कहता कॉन्टिन्यूस है। देखें ये वहाँ जाके वहाँ पहुँचा और ब्रेक होकर फिर नीचे से चला, फिर वहाँ पहुँचा, फिर ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ये वाला फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसको मैं क्रॉस करूँगा। एक बात और भी देख लें साथ, आपको याद है या नहीं, हमने कहा था 1 फंक्शन चेक करने के लिए एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाया था, जिसमें हमने कहा था इस तरह एक लाइन ड्रा करें, अगर वो ग्राफ को एक ही जगह कट करे तो फिर तो वो 1 है, अदरवाइज़ वो 1 नहीं है। तो इस फंक्शन के ग्राफ पे अगर ऐसे लाइन ड्रा करूँ ना तो आपको नज़र आ रहा है ये तो कई पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 नहीं है। इसके ऊपर ड्रा करके देख लें, यहाँ लाइन ड्रा करूँगा पूरे फंक्शन को काटती चली जाएगी, ये भी 1 नहीं है। इसके ऊपर ड्रा करूँ, ये भी 1 नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, अगर आप फुल पे चेक करें इनको तो इनमें से एक भी 1 नहीं है, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे फेल हो जाते हैं। फंक्शन सारे हैं, फंक्शन का मतलब होता है ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन आप कहीं भी ड्रा करेंगे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। यहाँ पे ड्रा करें 1 पॉइंट, इस फंक्शन पे आ जाएं, ये देखें 1 पॉइंट,
जहाँ भी ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट पे पूरा उतरते हैं, इसलिए फंक्शन है ये, बट ये 1 1 नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे पूरा नहीं उतरते।